एक दुखद घटना है पूरे भारत के लिए, भारतीय राजनीति के लिए और ख़ासकर महाराष्ट्र के लिए। अजीत पवार एक ऐसे नेता रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत कम नेता आज की तारीख में हैं जिनका जनाधार बहुत मजबूत है, पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है। पार्टी के भीतर संगठन किस तरीके से चलाया जाए, संगठन पर अपनी पकड़ कैसे बनाई जाए, लोगों के साथ सीधे संपर्क कैसे रखा जाए, यह सब उनको बहुत अच्छे से आता था, इसलिए भी जाने जाते थे। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के साए में कोई आदमी खड़ा होता हो और वो अपनी पार्टी उनसे अलग खड़ा कर ले, अपनी एक जगह बना ले और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हैसियत हासिल कर ले, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बड़ी कामयाबी है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, चूँकि वो लगातार डिप्टी सीएम रहे हैं, वो मुझे लगता है कि एक ऐसे नेता हैं आज की तारीख में कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, सबके साथ उन्होंने काम किया है। यानी कि सामंजस्य की राजनीति उनकी रही, संतुलन की राजनीति उनकी रही। शरद पवार की बीजेपी से अलहदा चलने वाली जो राजनीति से, उससे अलग हट करके उन्होंने अपनी राह निकाली और महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई। जो लोग उनको जानते हैं उनको पता है कि वो बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपने महकमे का जितना काम किया है उसके बारे में उनको साहुल सूता में सब कुछ दुरुस्त पता होता था और लोगों को यह मालूम है कि अगर जो आदमी उनके पास काम के लिए आया है वो काम के लिए फ़ोन करते थे और फ़ोन करने के बाद अधिकारी को बोलते थे कि यह काम है, ज़रा मुझे बता दीजिएगा। या फिर जिनका काम नहीं होना है उनको कह देते, देखिए आपका काम हो नहीं सकता है, जिनका होना है उनका काम हो सकता है। एक ऐसे नेता जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उनको उन्होंने कहा महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कि देखिए आप सुबह 5 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाइए, मेरे पास वक्त है नहीं जी। जब वो 5 बजे सुबह उनके घर पहुँचे तो उनके पहुँचने से पहले वो तैयार होकर के इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। आप समझिए कि एक राजनेता कितना सक्रिय है, लोगों के बीच में अपने आप को कितना डाले हुए है। वो अपनी राजनीति और राजनीति के ज़रिए जिस मकसद को या जिस फिलॉसफी को वो पूरा करना चाहते हैं, उसको लेकर के उनका कमिटमेंट कैसा है, सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में खास करके कि अजीत पवार उन लोगों में से हैं जो 6-7 घंटे के बाद वो लगातार काम करते ही रहे हैं। और फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ जी, वित्त मंत्री रहे और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने बताया कि फाइनेंस की भी उनके पास एक बेहतरीन समझ है। तो महाराष्ट्र के भीतर जितने भी लोग आज की तारीख में हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे हैं या देवेंद्र फडणवीस हैं या फिर प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हैं जो बहुत नज़दीक सब उनके साथ जुड़ गए हैं, शरद पवार से जो लोग अलग हट करके आए और अजीत पवार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उन लोगों को भी पता है कि अजीत पवार एक अलग तरह के नेता रहे हैं और अगर जनाधार ज़मीन का इकलौता कोई बहुत बड़ा नेता आप देखेंगी तो अजीत पवार। अब सवाल सबसे बड़ा ये भी है ना सर कि प्रशासनिक मास्टरमाइंड का आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत से लोग उनको एक राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक भी मानते थे। राजनीति में मुझे लगता है कि अवसर जो है वो हर पार्टी तलाशती रहती है। कोई भी शुचिता की राजनीति यहाँ नहीं करता है, सत्ता की राजनीति होती है। कहने के लिए आप कहें कि हम तो उसूल पर चलने वाले दल हैं या नेता हैं, लेकिन किसी भी को देख लीजिएगा तो उसूल कितना है और सत्ता के लिए लोगों से हाथ मिला लेने की गरज कितनी है या उसकी बेचैनी बेताबी कितनी है, यह भी आपको साफ दिख जाएगा। अभी क्या था कि हाल में जब शरद पवार का 85th बर्थडे यानी 50वां बर्थडे मनाया गया था, तो उस समय के आसपास यह बात चलने लगी थी कि अजीत पवार और शरद पवार अपने चचा की उम्र को देखते हुए चाहते हैं कि पार्टी जो है ना उनका विलय हो जाए, यानी कि जो पहली हैसियत पार्टी की रही है वो हैसियत पार्टी हासिल कर ले। कारण ये है कि हाल में जो महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, नगर निगम नगर परिषद वाले, उसमें बहुत ही खराब प्रदर्शन दोनों का रहा। वो एनसीपी शरद पवार गुट हो या एनसीपी अजीत पवार गुट हो, दोनों जो है वो धराशायी हो गई। और ख़ास करके उन इलाकों में भी जहां इनका वर्चस्व रहा करता है, मैंने पश्चिमी महाराष्ट्र बारामती के आसपास का इलाका भी। तो अब यह मतलब ज़रूरत आन पड़ी थी कि जिस तरीके से हम अलग हुए हैं उससे कमज़ोरी आई है और दोनों के वजूद पर संकट खड़ा हो रहा है, इसलिए हम यह मर्जर कर लें। लेकिन मर्जर की बात चले और मर्जर पर काम हो और दोनों पार्टियां मिल करके फिर से पुराने रास्ते पर चलें, उससे पहले ये हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है और इसमें अजीत पवार की जान गई है। एक बड़ा नुकसान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए है और एनसीपी के लिए भी है, क्योंकि एनसीपी का फ्यूचर आगे क्या होगा यह एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और ये मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी सर, अब आप राजनीतिक भविष्य के तौर पर कैसे देख रहे हैं उनकी पार्टी को?
उनके दो बेटे पार्थ हैं। पार्थ ने 2019 का चुनाव लड़ा था, हार गए थे। जय हैं। जय का राजनीति से बहुत लेना देना होता नहीं है। पार्थ ने भी अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से। उनकी पत्नी उनके साथ ही रही हैं, जैसे बाकी भारतीय महिलाएं होती हैं। सुप्रिया सुले हैं जो शरद पवार की बेटी हैं, और इन दोनों परिवारों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देश जानता है या जिसकी राजनीतिक समझ या अनुभव ज़्यादा है तो वो सुप्रिया सुले हैं। अब सुप्रिया सुले की अगुवाई में अजीत पवार गुट के जो लोग हैं वो कितना चल पाएंगे, अजीत पवार गुट का क्या होगा, शरद पवार क्या इस हैसियत में हैं कि अजीत पवार गुट के लोगों को अपनी तरफ खींच पाएँ, दोनों पार्टियों को जोड़ पाएँ, जोड़ करके एक नई शक्ति के तौर पर उभरे और फिर उस शक्ति का नेता सुप्रिया सुले या शरद पवार की मर्जी का कोई आदमी बन पाए, ये अभी अनिश्चितता है इसमें। लेकिन हाँ, शरद पवार के सामने अपने भतीजे को खोने के अलावा, चूँकि वो बहुत मानते थे, अलग होना अपनी मामला है, लेकिन जो पारिवारिक मेल जोल है, जो स्नेह है, प्रेम है, जो जज्बाती लगाव है, वो बार बार दिखता रहा है। और पारिवारिक आयोजनों में दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए चचा भतीजे के बीच में निजी स्तर पर कोई मतभेद या मनभेद रहा हो ऐसा नहीं है। हाँ, राजनीति में दोनों ने अलग अलग राहें ली हैं, तो शरद पवार के लिए बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत तौर पर भी, और राजनीति में आगे जो संभावनाएं उनको दिख रही होंगी कि अजीत पवार की अगुवाई में दोनों पार्टियों को जोड़ करके हम फिर से वो जो पवार फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में है उसको स्टैब्लिश कर पाएँ, उसकी ताकत लोगों को बता पाएँ। भारत की राजनीति में जो पवार फैक्टर काम करता रहा है लंबे समय से, वो सक्रिय रहे, वो कारगर रहे। यह सब कुछ उनकी जो सोच रही होगी या जो उनका सपना रहा होगा, वो थोड़ा सा धुंधला होता हुआ दिख रहा है। और सर सवाल ये भी है, क्योंकि आप काफ़ी बेहतरीन राजनीति का विश्लेषण करते हैं, अगर हम अजीत पवार और शरद पवार की बात करें तो कैसे हिस्ट्री में उनको आगे याद रखा जाएगा? शरद पवार की लेगेसी को तोड़ने वाले, या उसे आगे बढ़ाने वाले, या एक नए सिरे से जोड़ने वाले, कैसे सर? शरद पवार के साए में ही अजीत पवार पले बड़े हैं। राजनीति की जो समझ उनकी रही वो शरद पवार के सानिध्य में ही रही है। शरद पवार ने जब एनसीपी बनाई तो एनसीपी का जो पूरा संगठन है, ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर के संगठन के भीतर के पदाधिकारियों तक, उन लोगों को तय करने, बनाने और शरद पवार के सिपहसालार के तौर पर उन्होंने लगातार काम किया। इसलिए संगठन के हर एक आदमी को जानने, उसके साथ निजी तौर पर अपने संबंध रखने का काम उन्होंने किया है, और ये उनकी खूबी थी कि पूरे महाराष्ट्र में पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निजी तौर पर जानते रहे, उनसे उनका व्यक्तिगत संबंध रहा। तो संगठन में कोई आदमी आपके साथ अपना लगाव जुड़ाव महसूस करे, पार्टी मजबूत हो, उसकी खातिर नेता के भीतर जो काबिलियत होनी चाहिए वो गुण उनके भीतर था। यही कारण रहा कि शरद पवार के साय से निकल करके जब उन्होंने पार्टी बनाई, देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सुबह सुबह जा कर के उन्होंने शपथ ले ली, और फिर उसके बाद वापस भी चचा के साथ आ गए। तो यह दोनों के निजी संबंध हैं, लेकिन एक बार उन्होंने अलग हट करके अपनी पार्टी खड़ा की, फिर उसके बाद सत्ता में आ भी गए, दूसरी बार अलग हट करके बीजेपी के साथ उन्होंने सत्ता बना ली। तो सत्ता शरद पवार से जा कर के बना लेना या अपनी पार्टी को सत्ता का हिस्सा बना लेना, और फिर विधानसभा चुनाव में 41 सीटें, 59 सीटें लड़ने के बाद 41 सीटें जीत जाना भी अजीत पवार की काबिलियत है। वो भी तब जब शरद पवार की पार्टी के पास, मेरा अपना अनुमान है कि एनसीपी के 10 विधायक जी 41 विधायकों को लेकर के अजीत पवार आए, तो वो विरासत तो शरद पवार की ही रही है। जो पूरी राजनीति रही है महाराष्ट्र में शरद पवार की रही है, उसी राजनीति से अपने आप को खड़ा करके और फिर अपनी ताकत को महाराष्ट्र के भीतर, देश के भीतर स्थापित करना, ये अजीत पवार का अपना हुनर रहा है, उनकी ताकत रही है। यह काम राज ठाकरे, बाल ठाकरे के तहत नहीं कर पाए। राज ठाकरे, बाल ठाकरे के साय में पले बढ़े, राजनीति का ककहरा सीखा, संगठन के भीतर भी उनका दखल उतना ही रहा, शिवसेना को एक तरीके से वो चलाते रहे। लेकिन जैसे ही 2006 में नई पार्टी बनाई, उसके बाद से राज ठाकरे 2009 में ही 13 सीटों के साथ आए, उसके बाद से लगातार उनका पराभव होता चला गया है, और आज की तारीख में राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में नगण्य हैं, लेकिन अजीत पवार वैसे नहीं। और एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि अजीत पवार लगभग हर विचारधारा के साथ खड़े दिखाई दिए। तो क्या सत्ता उनके लिए सिद्धांतों से बड़ी थी, या उनको लगता था कि सिद्धांतों का पैमाना गढ़ने के लिए पहले सत्ता जरूरी? नहीं, जब कोई राजनीति में आता है
तो लाज़मी है कि वो सत्ता तक पहुंचने के लिए ही आता है। वो सत्ता से बाहर रह करके और कोई चैरिटी के लिए तो राजनीति नहीं करता है। इसके लिए करना होता तो लोग समाज सेवा कर रहे होते या फिर कुछ दूसरे पेशे में होते, जहाँ से देश और समाज का भला किया जा सकता है। राजनीति में आने का मतलब यही है कि सत्ता को औजार के तौर पर आप अपने मुताबिक, यानी कि समाज और देश के बारे में आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको उस तरह से गढ़ना चाहते हैं, तो आप राजनीति को, सत्ता को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सत्ता तक पहुँचे बगैर आप समाज में और देश में कुछ भी करना चाहेंगे, संभव नहीं है। तो अजीत पवार ने शरद पवार को देखा होगा। शरद पवार देश के वैसे नेता हैं जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हुए, 35 साल में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अब शरद पवार जैसे कद्दावर नेता के साए में कोई आदमी पल भर रहा हो और कहे कि राजनीति से हम सत्ता तक जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम समझौता अपने वसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। शरद पवार ने सिद्धांतों को लेकर के हमेशा उसमें एक लचीलापन रखा और सत्ता तक जाने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना हुआ वो उन्होंने किया है। जिस सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा होकर के उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई, उसी सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस के साथ उन्होंने साल भर बाद 2000 में महाराष्ट्र में सरकार बना ली। तो लाजमी है कि सत्ता के साथ जाने को लेकर के सिद्धांत बहुत हद तक अड़ियल रहे या फिर लकीर का फ़कीर रहे या पत्थर की लकीर बन जाए। इस तरह के उसूल के राजनेता ना शरद पवार रहे हैं और ना ही अजीत पवार। तो अजीत पवार ने ये माना है कि हम हैं सत्ता में तो फिर हम अपने मुताबिक अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने राष्ट्र और अपने राज्य, इन सब के लिए कुछ कर सकते हैं और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। एक बड़ा कद उनका राजनीति में महाराष्ट्र का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और ये सिद्धांतों के साथ साथ एक परिणाम आधारित भी मुझे लगता है कि उनकी राजनीति रही है। बहुत सारे ऐसे, चाहे नीति की बात हो या हम प्रशासनिक मास्टरमाइंड होने की उनकी बात कर रहे हैं, जनता के प्रति जो उनकी एक्सेप्टेंस है, जो उनकी लोकप्रियता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे नेता जो एक परिणाम आधारित हमने देखा, जिनको कि उनके हर एफर्ट का एक रिजल्ट जरूर दिखा। लोगों से जुड़ाव रखने वाले राजनेता, जनाधार के राजनेता आज बारामती क्यों जा रहे थे? रैली को एड्रेस करने के लिए। तो सुबह 8:30 बजे कोई आदमी अगर 250 किलोमीटर जा रहा है, मुंबई से बारामती लगभग 255-56 किलोमीटर है, तो आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे जगे होंगे, तैयार होकर के आप 6:30-7 बजे निकले होंगे, क्योंकि आप 200-250 किलोमीटर जाते हैं तो घंटा भर का फासला तो है ही, 1.5 घंटे का, घंटा भर तो लग ही जाता होगा। तो 8:30 बजे कोई आदमी लैंड कर रहा है लोगों को एड्रेस करने के लिए, और फिर रात तक आप कई दफ़ा देखेंगे कि देर रात तक लोगों के साथ उनका मिलना जुलना चलता रहा है। तो वैसे राजनेता अजीत पवार रहे नहीं जो लोगों से अपने आप को काट करके सिर्फ अपनी राजनीति और सत्ता को साधने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे नेता आपको दिखाई पड़ेंगे जिनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वो सत्ता में हैं और अच्छी खासी जगह पर बैठे हुए हैं। अजीत पवार लोगों के बीच से उठ कर के आए, लोगों के ज़रिए उठ कर के आए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकमत लेकर के आए, सीटों की संख्या बढ़ा कर के आए, उन सीटों के बूते वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का सपना उनका पूरा नहीं हो सका। वो कई बार तब मन में उनके रहा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और यह बात पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक अधूरे सपने के साथ एक सफ़र बीच में ही ख़त्म हुआ है। ये तकलीफ़ देह है और ये भारत की राजनीति के लिए आज का दिन जो है वो दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। और ये बारामती के बाहर, जो अस्पताल के बाहर हम जमावड़ा देख रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनके भीतर एक दुख की लहर देख रहे हैं, उससे साफ होता है। क्योंकि बात राजनीति की ही है तो मैं थोड़ा एनसीपी पे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि एनसीपी का विभाजन जब होता है तो ये एक बड़े सेटबैक के तौर पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि ये एक बड़ा जो ये चीज़ रही, ये सेटबैक के तौर पर रही। आपको क्या लगता है सर, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी या फिर व्यक्तिगत टकराव था? कैसे देखते हैं इसको? शरद पवार से अलग हट करके अजीत पवार ने दोनों दलों के बीच में या दोनों गठबंधनों के बीच में जाकर के अपनी जगह सत्ता के भीतर पानी चाहिए और उसके लिए उन्होंने प्रयास किए, दोनों में कामयाब रहे। वो महाविकास अघाड़ी के साथ भी गए और फिर उसके बाद वो महायुति के साथ भी रहे। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितने भी दल हैं उन दलों के लिए वो अछूते नहीं रहे और वो दल उनके लिए अछूते नहीं रहे। जैसे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ फासला अपना बना लिया और वो उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ सत्ता में अपने को मुख्यमंत्री बना करके वो साध पूरी कर ली जो उनके भीतर रही। बाला साहब ठाकरे लगातार कहते रहे कि ठाकरे ख़ानदान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनाते रहे। मुख्यमंत्री कभी बने नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बीजेपी के साथ जो बहुत पुराना रिश्ता था उसकी बलि चढ़ाई और उसके बाद वहाँ उन्होंने अपनी साध या मुराद पूरी की। अजीत पवार भी कमोबेश
अपनी मुराद या साध पूरी करने के लिए दोनों तरफ रहे। उद्धव ठाकरे ने एक दूरी बीजेपी के साथ बना ली, इसलिए उनके पास अब विकल्प महाराष्ट्र की राजनीति में गैर बीजेपी दलों के साथ ही राजनीति करने और सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रयास करने का रहेगा। लेकिन अजीत पवार के साथ ऐसा नहीं था। अजीत पवार के साथ दोनों विकल्प थे और उन दोनों विकल्पों को उन्होंने समय समय पर साधा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अजीत पवार की जो हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति में रही है वो एक अच्छे संगठनकर्ता की, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की और नीतियों को, सरकार की नीतियों को तय करने में एक माहिर राजनेता की रही है। तो एक तरीके से आप मानिए तो वो ऑलराउंडर किस्म के राजनेता रहे हैं, तेवरदार नेता रहे हैं। उनकी अपनी धमक हुआ करती थी, लोगों के बीच में उनका अपना असर था। तो वो जो एक वज़नी नेता होता है जिसका अपना जनाधार है, लेकिन उसके वज़न का एहसास भी लोगों के ऊपर या जहाँ कहीं भी होता है वहाँ रहता है, इस तरह का राजनेता अजीत पवार रहे हैं। और मुझे लगता है कि एनसीपी जिसका जिक्र आप कर रही हैं, एनसीपी के सामने एक बड़ा प्रश्न है। अभी सारा परिवार बारामती चला गया है और बारामती, आप जैसा तस्वीर दिखा रही हैं कि बारामती अस्पताल के बाहर जो है वो भारी भीड़ है। ये भीड़ उन लोगों की है जो अजीत पवार या पवार ख़ानदान को लेकर के लगातार अपने आप को झोंके रहे या उनके प्रति समर्पित रहे। ये बड़ी आबादी है जो एनसीपी के साथ लंबे समय तक अपने आप को जोड़ करके देखती रही है, वोट करती रही है। वो शरद पवार के, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे साथ एसटी हसन जी जुड़ गए हैं। आपका